Good morning class, I am Deepika, your SS teacher. Today we have started history chapter number 5, when people rebel. Firstly we have discussed the meaning of this chapter. Firstly when means jab, people मीन्स लोग या जनता, एंड रिबेल का मतलब होता है बगावत करना. वैन पीपल रिबेल मीन्स जब पीपल बगावत करती है. 1857 एंड आफ्टर. एंड पॉलिसीज एंड द people. In the previous chapter you looked at the policies of East India Company and the effect they had on different people. In last chapter, पिछले चैप्टर में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ और उन पॉलिसीज़ का लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था उसके बारे में पढ़ा था. ये जो पॉलिसीज़ ईस्ट इंडिया द्वारा बनाई गई थी वास्तव में डिफरेंट पीपल्स के ऊपर इनका डिफरेंट इफ़ेक्ट या प्रभाव पड़ा था. Kings, queens, peasant, landlords, tribals, soldiers were all affected in different way. यदि हम बात करें इन पॉलिसीज़ की, जो राजा थे, किंग थे, क्वींस, पीसेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, ट्राइबल्स, आदिवासी, सोल्जर्स, सभी के ऊपर इन पॉलिसीज़ का कहीं ना कहीं तरह से अपनी कह सकते हैं टेरिटरीज़ में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था. यू हैव आल्सो सीन हाउ पीपल रिसिस्ट पॉलिसीज़ एंड एक्शन डेट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटीमेंट्स. यहाँ पर सेंटीमेंट्स का मतलब होता है उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना. यहाँ हमने पिछले चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी या जो एक्शंस लिए गए थे उनका लोगों की जो सेंटीमेंट्स थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी और किस तरह से लोग उनका विरोध कर रहे थे. यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पॉलिसी बनाई गई थी वो पीपल्स के हित में नहीं थी और यही रीज़न था कि लगातार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी और वो उस ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ का विरोध कर रहे थे. नवाब लूज़ देयर पावर. जो नवाब थे वो अपनी पावर को खो रहे थे. Since the 18th century, नवाब्स लूज देयर पावर. नवाब जो अपनी पावर को खो चुके थे. Since the mid 18th century, नवाब एंड राजास had seen their power erode. यहाँ पर हम 18th सेंचुरी के मिड की बात करें तो यहाँ पर जो अब राजा थे, जो नवाब थे, धीरे धीरे उनकी जो ताकत थी वो भी छीनने लगी थी. इरोड का मतलब होता है उनकी पावर का छीन जाना. They had gradually lost their authority and ऑनर. वो अब धीरे धीरे अपनी जो अथॉरिटी थी, अपनी जो पावर थी, उनकी जो सत्ता थी और जो उनका सम्मान था वो धीरे धीरे खो रहे थे. रेजिडेंट हैड बीन सेंटेंस्ड इन मैनी कोर्ट्स. अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उन्होंने कुछ अपने सेंटिमेंट्स को अपॉइंट किया. अब ये सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? वास्तव में सेंटिमेंट्स वो पीपल्स होते हैं जो उनकी कोर्ट में काम करते हैं. और यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रेजिडेंट्स होते हैं ये मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही होते हैं जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपॉइंट करती है जो कोर्ट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सके. और इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपॉइंट किया गया था कि जो वहाँ के लोकल रूलर्स हैं या जो राजा हैं ये उनके कोर्ट में इंटरफेयर कर सके और धीरे धीरे जो पावर है वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली जाए. सो द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस. और जिसके कारण धीरे धीरे जो रूलर्स थे उनकी जो पावर थी वो भी अब ख़त्म होती जा रही थी. देयर आर्म फोर्स डिसबैंडेड. अब उन्हें आर्म फोर्स रखने का भी अधिकार नहीं था. अब ये वास्तव में जो लोकल रूलर्स होते थे वो आर्म फोर्स क्यों रखते थे? वास्तव में ये अपनी पावर्स के लिए या अपने को प्रोटेक्शन देने के लिए फोर्स रखा करते थे. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे ये अधिकार भी छीन लिया और बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ के लोकल रूलर्स को आर्म फोर्स प्रोवाइड कराएगी. बदले में उस आर्म फोर्स के बदले में उन्हें रिवेन्यू या टैक्स पे करना होगा एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेट्स. और धीरे धीरे ऐसे करते धीरे धीरे जो उनकी टेरिटरीज थी वो उन लोकल नवाबों से छीनती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई. मैनी ruling families tried to neglect with the company to protect their interest. जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे स्थानीय जो शासक थे अब वो अपनी हितों के लिए अपने इंटरेस्ट के साथ जो है अपनी कंपनी की रक्षा करने के लिए कंपनी के साथ उन्होंने बातें स्टार्ट कर दी या कह सकते हैं कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया.
For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. यहाँ हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी स्टार्ट की. जैसे हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके बारे में आप सबने पढ़ा भी होगा कि कंपनी जो थी उनके पति की डेथ के बाद उनके गोद लिए हुए जो बेटा था उसको उनका जो गोद लिया हुआ बेटा था उसको वो उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस समय पर एक ऐसा ही रूल था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें कोई भी जो रूलर होता था वो उसके अडॉप्टेड सन को उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था. सेम ऐसे ही फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई भी चाहती थी कि उनके बेटे को उनके पति की डेथ के बाद उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उसे राजा या उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए. ऐसे ही नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड प्लेडेड दैट ही बी गिवन द फादर पेंशन व्हेन द लैटर डाइड. इसके बाद जो पेशवा बाजीराव के जो बेटे थे नाना साहेब, वो भी चाहते थे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की डेथ के बाद उनका जो पुत्र है अडॉप्टेड सन नाना साहेब, उन्होंने भी कंपनी से रिक्वेस्ट की कि उनके फादर की जो पेंशन उन्हें मिलती है वो उनकी डेथ के बाद उन्हें दे दी जाए. बट द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपेरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दिस प्लेस. लेकिन यहाँ पर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी अपनी श्रेष्ठता के आधार पर, या हम बात कर सकते हैं सुपेरिटी या मिलिट्री पावर्स, अपनी मिलिट्री पावर के दम पर, अपनी मिलिट्री पावर के नशे में चूर होने के बाद उन्होंने उन दोनों के रानी लक्ष्मीबाई और पेशवा बाजीराव के इन निवेदनों को, इन रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया. अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड. यहाँ पर हम अवध की बात करें तो अवध जो थी वो लास्ट टेरिटरी थी जिसे लास्ट बार जो है वो आखिरी रियासत के रूप में देखा जा सकता है. इन 1801 अ सब्सिडरी एलियंस वाज imposed on Awadh and in 1857 it was taken over. 1801 में अवध पर एक सब्सिडरी एलियंस, एक सहायक संधि, सब्सिडरी एलियंस मीन्स एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1857 में अवध को पर ब्रिटिश शासन ने अपना अधिकार कर लिया था, जिसमें वहाँ के जनरल गवर्नर डलहौजी डिक्लेयर that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration. यहाँ पर वहाँ के गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि रियासत जो है ये अवध है, इसका शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है और इस शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन का अधिकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण से 1857 में अवध को ब्रिटिश शासन के अंडर में कर दिया गया था. द कंपनी इवन बिगिन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड. यहाँ पर अब जो कंपनी थी वो लगातार मुगलों के शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी योजना बना रही थी. वो चाहती थी कि जल्दी ही जो मुगल शासन है वो भी फिनिश हो जाए. एंड द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स माइंटेड बाय द कंपनी. और वो चाहती थी कि जल्दी ही कंपनी के द्वारा जो कॉइन्स चलाए जाते, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी के द्वारा जो भी कॉइन्स चलाए जाते थे उस पर मुग़ल एम्पायर का नाम होता था, तो वही चाहते थे कि कंपनी द्वारा जितने भी सिक्के या कॉइन्स को जारी किया जाए उस पर मुग़ल जो बादशाह है, मुग़ल एम्पायर है, उसका नाम हटा दिया जाए. और इसी कारण से 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने एक अनाउंस किया. क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र, जो कि उस समय पर लास्ट एम्पायर थे, मुग़ल एम्पायर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1849 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद जो मुग़ल एम्पायर है या मुग़ल जो फैमिलीज़ का जो फैमिली है वो अब रेड फोर्ट से निकलकर दिल्ली में उन्हें कहीं और बसा दिया जाएगा. सो 1857 में गवर्नर जनरल जो थे कैनिंग,
उन्होंने भी डिक्लेयर किया 1857 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफ़र जो होंगे वो लास्ट मुग़ल एम्पायर होंगे। उनकी डेथ के बाद कोई भी जो उनका वंशज होगा, जो भी उनके बाद का जो वंशज है, उसे मुग़ल एम्पायर काउंट नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल प्रिंसेस की या राजकुमार के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। तो उसके बाद से माना जाता है कि जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, और बहादुर शाह जफ़र के बाद मुग़ल एम्पायर जो था के बाद जितने भी उनके वंशज होते थे वो उन्हें केवल राजकुमार के रूप में दिए जाते थे, उन्हें मुग़ल एम्पायर के रूप में काउंट नहीं किया जाता था। द पीसेंट्स एंड द सिपॉय, किसान और सिपाही। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द पीसेंट, किसान एंड द सिपाही। इन द countryside, peasant and jamidar resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection। यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करें तो जो विलेजेस में, गांव में किसान और जो जमींदार थे, पीसेंट्स एंड जमींदार थे, वो दोनों ही हाई टैक्सेस के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बहुत हैवी टैक्स और उनके जो रूल्स होते थे टैक्स लेने के, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होते थे, और इन तरीक़ों से किसान और ज़मींदार दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the land they had tilled for जनरेशन, जिसके कारण से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मनी लैंडर से कर्ज ले लेते थे और उन्हें दोबारा लौटा नहीं पाते थे, जिसके कारण से उनकी जो लैंड होती थी, ज़मीन होती थी, वो उनके हाथों से निकल जाती थी, और उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती थी वो उस ज़मीन से हाथ धो बैठती थी, यानी उनके पास उनकी जो ज़मीन होती थी वो उनसे छीन ली जाती थी। द इंडियन सिपॉय इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीज़न फॉर दिस कॉन्टिनेंट। इसके अलावा कंपनी के अंडर में काम करने वाले जो इंडियन सिपाही थे वो भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, या कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिसके कारण से वो भी असंतोष हो गए थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, वो अपनी सैलरी के कारण, अपने वेतन के कारण परेशान थे। अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, कह सकते हैं कि वे अपने सैलरी को लेकर परेशान थे, और इसके अलावा उनकी जो काम करने की कंडीशंस होती थी उनसे भी वो खुश नहीं थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोरेवर वॉलेंट देयर रिलीजन, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नए रूल बनाए थे जो उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुँचाते थे। आपने सुना भी होगा कि ऐसे बहुत सारे रूल्स थे जिसके कारण से बहुत सारे इंडियन जो सिपाही थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करने से मना कर दिया था। अब यहाँ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से ऐसे रूल्स थे। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste। उस टाइम पर कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सी के पार, समुद्र के पार जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि यदि वो समुद्र की यात्रा करेंगे या समुद्र को पार कर देंगे तो इससे उनका धर्म और जो उनकी जाति है, कास्ट है, वो नष्ट हो जाएगी। और यही रीज़न था कि जब 1824 में इंडियंस सिपाही को कंपनी की ओर से समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि वो समुद्र की यात्रा करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। बट 1824 द सिपाही वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी। यहाँ पर 1824 में सिपाहियों को कंपनी की तरफ से समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दे दिया गया, लेकिन वो इस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लैंड के रूट से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्हें समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने में के लिए वो तैयार नहीं थे, और इस ऑर्डर को ना मानने के कारण दे वर सेवरली पनिश्ड, उन्हें पनिश्ड किया गया। सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, लेकिन यहाँ पर ये इशू यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुआ। बट 1857 में कंपनी ने एक और नया रूल पास किया। ये कौन सा रूल था? विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड।
यहाँ पर इस 1857 में कंपनी द्वारा एक न्यू रूल बना दिया गया जिसमें क्लियरली कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसे ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सिपाही आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग। ऐसी स्थिति में सिपाही के पास ऑलरेडी वो बहुत परेशान थे, उनके पास काम की कमी थी और इस रूल के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सो मैनी ऑफ दैम वर पीसेंट हैड फैमिलीज़ लिविंग इन द विलेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनकी फैमिलीज़ जो थी वो उसी गांव में रहती थी। अब बहुत सारे सिपाही जो खुद किसान थे उन्हें अपने फैमिलीज़ को गांव को छोड़कर जाना पड़ा, और जिसके कारण से जो फार्मर्स थे, द एगर ऑफ द पीसेंट क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग द सिपाही, जिसके कारण से जो किसानों का गुस्सा था वो जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म का मतलब, रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया देना, ठीक है, उत्तर देना। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना। सुधारों पर प्रतिक्रिया देना। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। यहाँ पर ब्रिटिश को लगता था कि जो इंडियन सोसाइटी है उनमें जल्दी ही सुधार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोअर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, जिसके कारण से उन्हें लगता था कि जल्दी ही इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है, और वो चाहते थे कि सती प्रथा को जल्दी ही रोक दिया जाए और विडो रीमैरिज को यानी विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कुछ कानूनों को बनाया जाए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवेट प्रोमोटेड, और इसके लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस यही रीज़न है कि 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो होते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो कि क्रिश्चियंस ईसाई धर्म को मानते थे, उनको खुलकर काम करने की छूट दी। यहाँ तक कि उन्हें लैंड को और प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की भी छूट दे दी गई। और यही रीज़न है कि 1855 में एक न्यू लॉ पास किया गया टू मेक कंजर्वेशन ऑफ टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। इसमें नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और भी अधिक आसान हो गया। इस कानून ये रूल क्या था? इस रूल के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए। इसमें यदि कोई इंडियन व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे उसकी जो लैंड है, उसकी जो पूर्वजों की लैंड है, उस पर उसका पहले जैसा ही अधिकार रहता है। जिसमें बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे, उन्हें फील हुआ दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। उन्हें लगा कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनके धर्म को नष्ट कर रही है, यानी जो ब्रिटिश है वो उनका धर्म, उनके जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, और उनकी जो ट्रेडिशनल वे है जीने का, उन सबको नष्ट कर रही है। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। इसके कारण से बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो अपनी सोसाइटी में सुधार लाना चाहते थे, और इन के बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं। थ्रू द आइज़ ऑफ द प्यूपिल, यहाँ पर हम लोगों की आइज़ के व्यू से देखते हैं। टू गेट ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डे अबाउट ब्रिटिश रूल। यहाँ पर हम उस ज़माने में बात करें तो लोग ब्रिटिश शासन के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर 2 केस स्टडी दी गई है, सोर्स 1 एंड सोर्स 2। There was soon excitement in every regiment. Another account we have from those days are the memories of सूबेदार सीताराम। यहाँ पर हम एक छोटी सी सूबेदार जो है सीताराम पांडे, उनके बारे में जानते हैं। सीताराम पांडे जो थे वो 1812 में उन्हें बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। सो एज ए सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी ही सर्व द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स एंड रिटायर्ड इन 1860, जहाँ पर उन्होंने 48 ईयर्स तक नौकरी की और 1860 में उन्हें रिटायर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सीताराम पांडे जी की, तो उन्होंने इस बगावत को दबाने में ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा मदद की थी। यहाँ तक कि उनका जो बेटा भी था वो उन विद्रोहियों के साथ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार दिया था। सो अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उनके जो अफसर थे, नॉर्गेट जिनका नाम था,
ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोरी। उन्होंने अपनी मेमोरीज़ में लिखा कि सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में उन्होंने अपने व्यूज़ को बताया था और बाद में उन्हें नॉरगेट ने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, और जिसका नाम था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार। सीताराम पांडे, हियर इज़ एन एग्जैम्पल फ्रॉम वट सीताराम पांडे रोड। वास्तव में सीताराम पांडे ने क्या लिखा था? उनका मानना था कि अवध पर हुए जो कब्जे से सिपाहियों के भीतर बहुत ज़्यादा अविश्वास भर गया था। वो मानते थे कि सरकार उनके खिलाफ साजिशें रच रही थी। अवध के जो नवाब थे, दिल्ली के जो नवाब थे, वो लगातार उन सेना के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे थे, जिसके कारण से उन्हें पूरे भारत में भेजा जा रहा था। उसके बाद उन्होंने लिखा कि सिपाहियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा था। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों के द्वारा इंडियंस जो ब्रिटिश हैं वो बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि जो सिपाही हैं उनके जो ऑनर्स हैं उन्हें उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रहे हैं, ताकि दिल्ली में दोबारा से बादशाह इट मीन्स मुग़ल जो रूलर्स हैं उन्हें गद्दी पर बिठाया ना जा सके। और यही रीज़न था कि उन्होंने मुग़ल शासन को भी समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचने स्टार्ट कर दिए थे। सो क्लास टुडे enough for today. So in next video we have discussed the next topic. Thank you.